Good morning, students. I am Iqbal Rasool, and our today's topic is about the circulatory system. We are dealing with the circulatory system in case of humans, and today's topic is heart rate or heartbeat and blood pressure and the regulation of heartbeat. Firstly, we will take the heart rate और heartbeat. ये तो सेम होते हैं heartbeat या heart rate. ये जो heart rate जो होती है, पहले हम इस पे बात करेंगे. हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट रेट का मतलब होता है पल्स पर मिनट is called हार्ट रेट. ठीक है. और हमको ये मालूम है कि एक ह्यूमन में या सिंपली ह्यूमन में, नॉर्मल ह्यूमन में जो हार्ट रेट होती है या हार्ट बीट होती है, ये होती है 72 बीट्स पर मिनट. या हम इस तरीके से लिखेंगे 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है. ये नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होती है. यानी कि ये हार्ट रेट या हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? ये जो हम देखते हैं कि एक मिनट में जो वहां पे बीटिंग होती है, वहां पे जो साउंड प्रोडक्शन होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और वहां पे 72 एक मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, यहाँ पे ये बीट करता है, यहाँ पे रेट दिखाता है. रेट मीन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन ये जो हार्ट रेट होती है, ये हार्ट बीट जो होती है, ये इंक्रीज होती है. ये नॉर्मल पर्सन में होती है. अगर ये इंक्रीज देखते हैं, ये इंक्रीज कब होगी? एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, ज्यूरिंग एक्सरसाइज या ज्यूरिंग द फियर. ठीक है. एंगर, फीवर एटसेट्रा. ठीक है. उस वक्त ये जो हार्ट रेट जो होती है, जो 72 टाइम्स पर मिनट जो बीट होती है, यहाँ पे ये इंक्रीज होती है जब इन कंडीशंस में एक्सरसाइज हम करेंगे. फियर जब होगा या एंगर जब होगी या फीवर जब होगा इंसान को, तो तब जाके ये बीटिंग इंक्रीज हो जाती है. और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम एनिमल्स लेंगे, जनरली एनिमल्स हम अगर हम लेंगे, एनिमल्स दो किस्म के यहाँ पे हम जनरल लेंगे. एक होते हैं लोअर एनिमल्स और दूसरे होते हैं हायर एनिमल्स, या लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, वहां पे जो हार्ट रेट होती है वो ज्यादा होती है, मोर होती है. और अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो लेस होती है. अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एलिफेंट लूंगा. एलिफेंट की मैं एग्जांपल लूंगा. एलिफेंट में जो हार्ट रेट होती है वो 25 बीट्स पर मिनट होती है. ठीक है. और लोअर ऑर्गेनिज्म में ये हार्ट रेट जो होती है या हार्ट बीट जो होती है, ये क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हायर ऑर्गेनिज्म. दस हियर द हार्ट बीट और हार्ट रेट इज मोर एज कंपेयर टू द हायर ऑर्गेनिज्म. और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स में, यहाँ पे अगर हम माउस की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे माउस में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है, यहाँ पे जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 100 की होती है, 100 पर मिनट. ठीक है. 100 पर मिनट यहाँ पे हार्ट रेट होती है एज कंप्यूटर. अगर हम हेल्पेट की बात करेंगे, वहां पे 25 बीट्स पर मिनट होती है. क्योंकि इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी occurs as compared to higher organism where the metabolic activity is less as compared to lower organism. उसके बाद क्या होगा, अगर हम देखिए ये जो हार्ट बीट होती है या जो हार्ट रेट होती है, हमने यूरिकल्स की बात की, वेंट्रिकल्स की बात की. वेंट्रिकल क्या करते हैं? वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और यूरिकल्स रिसीविंग ऑर्गन्स होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं हार्ट में. और ये जो वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं. ठीक है. उसके बाद ये जो वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ब्लड को. ठीक है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब हम विथ रेस्पेक्ट टू हार्ट रेट या हार्ट बीट पढ़ेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है. ड्यूरिंग द एवरी बीट हमने बताया कि एक मिनट में हार्ट जो होता है ये 72 टाइम्स बीट करता है. ठीक है. 72 टाइम्स पर बीट ये दिखाता है एक मिनट में. और उसके बाद अगर हम देखेंगे एक मिनट में ये जो हार्ट है, हाउ मच ब्लड इज एक्सपेल्ड, हाउ मच ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है.
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ये कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हार्ट 1 मिनट में ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। और ये कार्डियक आउटपुट कितना होगा, अगर हम देखेंगे ये इसमें ब्लड कितना हो सकता है, यानी कि एक बीट में या 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो सकता है। यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे अगर हम एक बीट में देखेंगे, 1 बीट, एक बीट में 70 ml ऑफ ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एक बीट में ब्लड जो होता है कितना होता है, 70 ml। और टोटल बीट्स कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं, 72 बीट्स। समझ आ रहा है कि नहीं, फिर से समझाऊंगा। एक बीट में कितना ml ब्लड फ्लो होता है, कितना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, 70 ml। 1 मिनट में कितने बीट होते हैं, 72 बीट्स। Therefore, the cardiac output is actually the multiplication of the 1 बीट। और एक बीट में कितना ब्लड होगा, इसको हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो वैल्यू होगा वो निकल आएगा। दैट इज हमारा जो कार्डियक आउटपुट जो होता है 1 मिनट में, वो 70 ml मल्टीप्लाई बाई 72 टाइम्स। दैट मीन्स ये 72 टाइम्स का मतलब होता है 1 मिनट में 72 बीट्स होते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5040 मिलीलीटर्स, ठीक है, पर मिनट। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लेंगे, अप्रोक्सीमेशन होती है 5 लीटर्स, ठीक है। और अगर हम टोटल ब्लड यहाँ पे लेंगे, टोटल ब्लड जो होता है बॉडी में वो होता है 5.5 लीटर्स। डेट मीन्स 1 मिनट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 1 मिनट में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 5 लीटर्स का होता है। लेकिन टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी इज 5.5 लीटर्स। But in single beat, but in 1 minute, 5 liters are distributed throughout the body by the heart. That is known as cardiac output. उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमने पल्स पढ़ा है, यहाँ पे जो हमने पल्स लिखा है, पल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये पल्स का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जनरली हम कंसिडर करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये स्ट्रक्चर हार्ट का नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं बताऊंगा। These are the ventricles and these are the auricles, ठीक है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने कल भी बताया था कि मायोजेनिक नेचर ऑफ द हार्ट जो हमने पढ़ा है वो किस तरीके से होता है, वहां पे जो कंट्रैक्शन होती है या जो इंपल्स जो होती है वो किस तरीके से होती है। और उसके बाद जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में वो आर्टरी में जाता है और मेन आर्टरी में जाता है, ठीक है। और जब वो आर्टरी और मेन आर्टरी और आर्टा में जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहां पे कंट्रैक्शन होती है। कहां पे, आर्टा में और आर्टरी में, मेन आर्टरी में कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। वहां पे रिदमिक मूवमेंट होती है, बोथ कंट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स ओनली इन आर्टरीज, एज आई हैव टोल्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। वहां पे हमने बताया है, फिर से यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे जो आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो लेस होता है, वहां पे जो मिडल लेयर होता है वो थिक होता है, विच इन टर्न कंट्रैक्ट्स एज वेल एज रिलैक्स। दैट इज इट, वहां पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। और ये जो रिदमिक मूवमेंट जो होती है, ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है, दैट इज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किस में होती है, आर्टरा में एंड मेन आर्टरी में, ठीक है। ड्यू टू दिस, ये किस तरीके से होता है, क्योंकि यहां से प्रेशराइज ब्लड होता है, यहां से प्रेशराइज ब्लड किया जाता है हार्ट से, वेंट्रिकल से। और वो प्रेशर जो होता है वो किन में जाता है, अब वो प्रेशर फ्लो होता है, वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है अब वेंट्रिकल्स में, सॉरी, अब आर्टरी में और आर्टा में। और उसके बाद वो जो प्रेशर जो होता है, अगर हम यहाँ पे हार्ट कंसिडर करेंगे, उसके बाद आर्टा है, उसके बाद मेन आर्टरी है, और ये हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। That is this rhythmic movement continues moves to all parts of the body, ठीक है। और इसको कहते हैं हम पल्स, ठीक है।
लेकिन ये पल्स जो होता है ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये भी वही होगा जो हमारे पास जो हार्ट रेट होती है या जो हार्ट बीट होती है, जितना हार्ट बीट होती है उतना पल्स भी होता है, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट, और 72 टाइम्स वहां पे उसको प्रेशर किया जाता है ब्लड को, किसमें, आर्टरी में और आर्टरा में। जब 72 टाइम्स वहां पे प्रेशराइज किया जाता है, और उसका मतलब वो 72 टाइम्स वहां पे आर्टरी और जो आर्टा होता है उनको भी मूवमेंट मिल जाती है, उनको भी वहां पे रिदमिक मूवमेंट होती है, डेट ऑटो रिदमिसिटी वहां पे भी होती है, और डेट मीन्स इट इज आल्सो इक्वल टू 72 मिनट्स 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और इट दिस पल्स कैन बी डिटेक्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम कहते हैं, अगर हम देखिए रिस्ट में भी देख सकते हैं, वहां पे पल्स जहां हम देख सकते हैं, या चेस्ट कैविटी में भी पल्स देख सकते हैं, या हम नेक में भी पल्स देख सकते हैं। दैट मींस वी कैन डिटेक्ट दिस पल्स एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट दिस पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द हार्ट रेट, बट दिस पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द हार्ट बीट। उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ पल्स, जो पल्स के फैक्टर्स हो, हाउ द पल्स इज अफेक्टेड, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम चिल्ड्रंस में देखेंगे, चिल्ड्रंस में पल्स ज्यादा होता है, ऊपर वाला जो एरो होता है इसका मतलब मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा ज्यादा, जब हम इस तरीके से दिखाएंगे दैट इट मीन्स लेस, दैट मीन इट मीन्स मोर, इट मीन्स लेस, ठीक है। चिल्ड्रंस में जो पल्स जो होता है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है हार्ट रेट वहां पे ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे दूसरा जो वैल्यू होता है, अगर हम फीमेल्स में देखेंगे, फीमेल्स में भी मोर होता है एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल इज मोर एंड मेल इज लेस, ठीक है। उसके बाद थर्ड फैक्टर होता है कि अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन दिखाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, पल्स ज्यादा होता है। और अगर हम, और लाइंग पोजीशन में क्या होता है, लाइंग पोजीशन में ये डिक्रीज होता है, यहाँ पे कम होता है, डिक्रीज नहीं कम होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है जूरिंग इमोशंस, इमोशंस के वक्त, इमोशंस तो बहुत सारे होते हैं, हंगर होगा, फियर होगा, ठीक है, एंग्री एटसेट्रा। उनमें क्या होता है, उनमें भी ये जो पल्स रेट जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हेन द पर्सन इज नॉट इमोशनल। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीपी, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर है, हम जब ब्लड प्रेशर की बात सुनते हैं, जब कोई भी ब्लड प्रेशर सुनता है, जब बीपी सुनता है, तो देखता है हर एक इंसान बताता है कि इट इज अ डिजीज, इट इज नॉट ए डिजीज, याद रखो इट इज नॉट ए डिजीज। एंड ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये हर एक इंसान में होता है, हर एक पर्सन में होता है, बट यहां पे ये लिमिटेड होता है और फिक्स्ड होता है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये फिक्स्ड होता है, ये डिजीज नहीं होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस में ये देखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमंस में ब्लड प्रेशर होता है क्या है, पहले हम देखिए ब्लड प्रेशर होता है क्या है। अगर हम देखेंगे ये जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स प्रेशर करते हैं ब्लड को, एंड इट नाउ द ब्लड इज पंप्ड इनटू द aorta and pulmonary artery. These two are simply, these arteries are elastic in nature, elastic in nature होते हैं। जब ये इलास्टिक in नेचर होता है, यहाँ पे होते हैं ये आर्टरीज, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमने पहले भी बताया कि जो प्रेशर ब्लड होता है वेंट्रिकल से, वहां पे जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है, दिस इज नाउ पुश्ड, दिस इज नाउ पास्ड ऑन इनटू द आर्टरीज एंड aorta। एंड उसके बाद क्या होता है, दिस इज नाउ जनरेटेड, वहां पे जो स्टिमुलस जनरेट होती है, वहां पे जो ऑटो रिदमिसिटी जो वहां पे होती है वो कंटिन्यूस रेगुलर जर्क जो होते हैं वो कंटिन्यूस फ्लो होती है, जिसको हम पल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने पढ़ा है दो टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, दो टाइप्स यहाँ पे हार्ट में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है, एक का नाम होता है सिस्टॉल और दूसरे का नाम होता है डायस्टॉल, ठीक है। ये जो सिस्टॉल के वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग सिस्टॉल ये जो प्रेशर जो होता है, ये जो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर जो होता है, या सिंपली जो सिस्टॉल के वक्त चाहे वो कौन सा सिस्टॉल हो, चाहे वो एट्रियल सिस्टॉल हो या वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो,
उस वक्त अगर हम देखेंगे उस वक्त प्रेशर जो होता है वो लार्ज होता है या मोर होता है, और ड्यूरिंग डायस्टॉल जो प्रेशर जो होता है वो लेस होता है। ठीक है। और अगर हम सिस्टॉल के वक्त ये प्रेशर को मेजर करेंगे, ये प्रेशर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 120 एम ऑफ Hg। और अगर हम प्रेशर को मेजर करेंगे ड्यूरिंग डायस्टॉल, वो होता है 80 एम ऑफ Hg। इसका मतलब क्या होता है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, यहां पे दो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, टू साउंड्स, लेकिन जनरली हम दो साउंड्स बता रहे हैं, एक्चुअली फोर साउंड्स आर प्रोड्यूसर। कितने साउंड्स, फोर साउंड्स आर प्रोड्यूसर। लेकिन ये जो दो होते हैं ये डिटेक्टेबल होते हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट दो होते हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि ओनली टू साउंड्स आर प्रोड्यूसर। और ये जो दो साउंड जो होते हैं, जब पहली साउंड जो होती है, जो लार्जर साउंड, जो ड्यूरिंग द साइस्टॉलिक मूवमेंट जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, जब हम उस वक्त प्रेशर मेजर करते हैं उस वक्त कितना होता है, उस वक्त होता है 120 mm ऑफ Hg। अगर हम ड्यूरिंग डायस्टॉलिक मूवमेंट देखते हैं, ड्यूरिंग द डायस्टॉलिक फेज देखते हैं, वहां पे कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। और हम ये जो 120 mm ऑफ Hg जो होता है, इट इज आल्सो, हम इस तरीके से भी हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 16 किलो पास्कल्स, और ये होता है इक्वल टू 10 किलो पास्कल्स। ठीक है। और ये जो साइस्टॉलिक जो मूवमेंट यहाँ पे हमने देखा है, इसको हम कहते हैं हम साइस्टॉलिक प्रेशर, और ये जो डायस्टॉल के वक्त हम देखते हैं इसको हम कहते हैं डायस्टॉलिक प्रेशर। और अगर हम जब लिखते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर हमको प्रेशर मेजर करना होता है, बीपी मेजर करना होता है, हम लिखते हैं 120/80। ठीक है। और ये जो डायस्टॉलिक प्रेशर और जो साइस्टॉलिक प्रेशर जो होता है, ये मेजर किस तरीके से करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, दिस कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मैनोमीटर। ठीक है। और ये किसने, जो इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे होता है, ये किसने इन्वाइट किया, इन्वेंशन किसकी थी, इट वाज इटालियन नेम्ड रिवारोकी, जिसने इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया, जिसने इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन, जिसने इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया। ठीक है। एंड दिस इज नाउ द प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ द ह्यूमन। लेकिन ये जो प्रेशर जो होता है, ये जो जब ब्लड प्रेशर जो होता है, ये अब उसके फैक्टर्स देखेंगे, कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। ठीक। नॉर्मल बीपी कितना है, नॉर्मल बीपी होता है 120/80, दैट इज साइस्टॉलिक प्रेशर डिवाइड बाय डायस्टॉलिक प्रेशर। ठीक है। और जब ये कंटिन्यूअसली 120 से इंक्रीज होगा 140 तक, और 80 से इंक्रीज होगा 90 तक, दैट इज 140 डिवाइड बाय 90। ये 120 डिवाइड बाय 80 था। जब ये कंसिस्टेंट, जब ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे होगा, एक पर्सन का फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करके, जब उसका जो ब्लड प्रेशर जो होता है 140 डिवाइड बाय 90 जब उसका होगा, देन द कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जब ये 120 के बदले 120 अभी तक था, 80 डिवाइड था, जब ये 120 अब डिक्रीज होगा 100, और ये जो 80 होगा ये 60 तक हो जाएगा, देन इट इज नोन एज हाइपोटेंशन। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन एंड दिस इज नोन एज हाइपोटेंशन। और ये जो हाइपरटेंशन जो होता है, ये हाइपोटेंशन जो होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, दीज आर द डिजीज, दीज आर द डिजीजेस। हम ये देखेंगे कि हार्ट के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, हार्ट के रिलेटेड जो भी डिजीजेस होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। लेकिन जो आज के जो हम देखेंगे अब थर्ड पोर्शन, थर्ड सब टॉपिक, दैट इज रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। उसके बाद जो रेगुलेशन जो होता है, जो थर्ड सब टॉपिक आज का हमारा है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। जब हम नर्वस कंट्रोल, यहां पे हम देखेंगे नर्वस कंट्रोल,
और रेगुलेशन में दूसरा कंट्रोल होता है दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। लेकिन पहले में हम देखेंगे नर्वस कंट्रोल। और ये जो नर्वस कंट्रोल जो होता है इट इज द सेंटर फॉर द कंट्रोलिंग और द सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट इज प्रेजेंट इन द वेनस हिंड पार्ट दैट इज मेडुला। ये मेडुला जो पोर्शन होता है वहां पे जो मेडुला जो होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एज वेल एज दैट इज सिंपली ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे जो हार्ट में सॉरी जो हम ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम जो पढ़ते हैं वहां पे दो तीन किस्म के जो नर्वस सिस्टम जो हम देखते हैं वहां पे किस तरीके से नर्वस सिस्टम कंट्रोल वो होता है वो किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एक टाइप का सिस्टम वहां पे होता है इनके साथ नर्वस सिस्टम। लेकिन हम डायरेक्ट जाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पीएनएस और दूसरा होता है एसएनएस। ये पीएनएस का मतलब क्या होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और एसएनएस का मतलब क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो एसएनएस होता है और ये जो पीएनएस होता है इनका क्या रोल होता है? दिस एसएनएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन। ठीक है। और दिस पीएनएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन। दैट मीन सिंपली हम कहेंगे ये जो एसएनएस जो नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट बीट एंड दिस पार्ट पीएनएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द हार्ट बीट। उसके बाद हमने पढ़ा है पीएनएस और एसएनएस। उसके बाद हम जो मेडुला पे जाएंगे डायरेक्ट मेडुला के पास भी दो पार्ट्स होते हैं। पूरी तरीके से समझो। एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर और दूसरा पार्ट होता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है। और ये जो कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर जो होता है ये कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर होता है। ठीक है। यहां पे आएंगे डायरेक्ट यहां पे आएंगे। यहां पे इनहिबिटरी सेंटर कौन है? पीएनएस होता है। यहाँ पे एक्साइटेशन सेंटर या एक्सेलरेटर सेंटर कौन होता है? एसएनएस होता है। अगर हम इनहिबिटर की बात करेंगे यहाँ पे जो इनहिबिटर सेंटर जो होता है मेडुला में जो इनहिबिटर सेंटर होता है वहां से पीएनएस नर्वस निकलते हैं, 2 पीएनएस नर्वस निकलते हैं जिनका नाम होता है वैगस नर्वस। ठीक है। जो वैगस नर्व जो निकलते हैं ये कहां से निकलते हैं? कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से। ये पीएनएस नर्वस सिस्टम जो होता है वैगस नर्वस निकलते हैं और ये डायरेक्ट आते हैं एसएनएस। सॉरी ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं वैगस नर्वस इन टर्न रीच द हार्ट। सॉरी सिंपली रीच द हार्ट। वहां पे पहले कौन नोड था जो एक्टिवेट हो तो हुआ था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। पहले नोड होता है एक्टिव दैट इज एसएएन दैट इज साइनो आरिकुलर नोड। उसके बाद कौन सा नोड एक्टिव होता है? उसके बाद होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद क्या होता है जो हमने पढ़ा था डेट इज बंडल फाइबर्स वहां पे हमने पढ़े थे या जिनका दूसरा नाम होता है बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है डेट इज पुरकंजी फाइबर्स। पहले हम बनाएंगे उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ जो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो होता है हमने यहाँ पे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। यहां से पीएनएस पेरिफेरल सॉरी ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वहां से उसके दो नर्वस निकलते हैं वैगस नर्वस। ये जो वैगस नर्वस जो होते हैं यहाँ हमसे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से मैसेज क्या आई है?
कि यहाँ पे इनहिबिशन करना है। किसको इनहिबिशन करना है? हार्ट रेट को इनहिबिशन करना है। वैगस नर्व जो आते हैं वो डायरेक्ट हार्ट में जाते हैं। हार्ट में किस पोर्शन पे जाते हैं? साइनो आर्टिकुलर नोड पे। एंड दिस साइनो आर्टिकुलर नोड जब एक्टिवेट होता था, जब हमने कल भी लास्ट के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, that is the sino-auricular node starts stimulation as well as relaxation। ठीक है, वहां पे स्टिमुलेशन जो इम्पल्स जो होती है, जब यहां से इम्पल्स शुरू होती है, दिस साइनो आर्टिकुलर नोड जितना इम्पल्स प्रोड्यूस करता था, अब उसी के हिसाब से अब इम्पल्स कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिशन सेंटर जो एक्टिव होता है उसने इसको इनहिबिट किया। सिंपली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साइनो आर्टिकुलर नोड होता है ये इनहिबिट होता है, and it does not produce so much strong impulse as it produces in a normal person, या सिंपल it produces in a normal way। एंड उसके बाद ये इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट होता है एवियन, बिकॉज एवियन गेट्स एक्टिवेटेड बाय एसएएन। और उसके बाद जो बंडल ऑफ फाइबर जो होते हैं, कार्डियक बंडल फाइबर जो होते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है बंडल ऑफ हिस, these also get deactivated, these also get inhibited, and finally Purkinje fibers get deactivated। और जब ये Purkinje fibers deactivate होते हैं, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस भी deactivate होते हैं, यानी कि इनहिबिट होते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट जो होती है वो डिक्रीज होती है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कार्डियक इन एक्सेलरेटर सेंटर, यहां से भी दो नर्व, यहां से भी जो यहां पे कौन से नर्व्स निकलेंगे किस सिस्टम के? एसएनएस। यहां पे एसएनएस एक्टिव होगा, और एसएनएस से जो नर्व्स निकलते हैं, यहां से जो एसएनएस से जो नर्व्स निकलेंगे वो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे हार्ट पे, वो भी हार्ट पे पहुंच जाएंगे। हार्ट के किस पोर्शन पे? एसएएन पे, डायरेक्ट उसी पर। और इसके बाद किस पे? एवीएन पर। उसके बाद किस पे? बंडल ऑफ हिस पर। और उसके बाद किस पे? पुरकंजी फाइबर्स पर। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो एक्सेलरेटर सेंटर जो यहाँ पे होता है, ये एक्सेलरेट करेगा अब हार्ट बीट को, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन की मैसेज आएगी, एक्सेलरेशन की स्टिमुलस आएगी हार्ट के किस पोर्शन पे? एसएएन पर, साइनो आर्टिकुलर नोड पर। और यहाँ पे स्टिमुलेशन ज्यादा होगी, इंपल्स ज्यादा क्रिएट होगी। डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन द एवियन नोड, atrioventricular node, and this atrioventricular node directly affects the bundle of his, finally the Purkinje fibers। फाइनली यहां से क्या होता है? यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है या हार्ट बीट होती है, इट गेट्स इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज बोथ द पाथवेज, एक्सेलरेटर सेंटर एज वेल एज इनहिबिटरी सेंटर, बोथ द पाथवेज एक्ट ऑन ए सेम वे। सिंपली हम यहाँ पे जो हमने दिखाया इसी तरीके से एक्ट करते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी इनहिबिशन की तब जाके ये पोर्शन एक्टिव होगा, जब जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेटर सेंटर की जब तब जाके ये एक्सेलरेटर होगा, एक्सेलरेटर सेंटर एक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे समझाने के लिए क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें अक्सर हमें क्या चाहिए, हमें हार्ट बीट उस वक्त ज्यादा होती है, उस वक्त कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, उस वक्त जब ये एक्टिव होता है उसके बाद ये एक्टिवेशन करता है, जब एक्टिवेशन करता है देन मींस हार्ट बीट गेट्स इंक्रीज। और अगर फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स में भी हार्ट बीट ज्यादा होती है, वहां पे एक्सेलरेटर सेंटर एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे, वहां पे जो एक्सेलरेटर सेंटर जो होता है, कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर जो मेडुला में होता है, वो भी मोर एक्टिव होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है, अगर इनहिबिशन की बात करेंगे, हमने अभी बताया था जो व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग द हार्ट रेट इज मोर, एंड व्हेन द पर्सन इज लाइंग डाउन देन द हार्ट रेट इज लो। इसी तरीके से जब हम लाइंग पोजीशन में होंगे तब जाके इनहिबिटरी सेंटर एक्टिव होगा, उस वक्त वहां पे जो इनहिबिशन होगी और हार्ट रेट डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दीज आर नॉट इफेक्टेड। अब जो हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसके बगैर उसको उनको छोड़कर हम यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म नॉर्मल इंसान में देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेटर सेंटर का रोल किस तरीके से होता है और इनहिबिटरी सेंटर का रोल किस तरीके से होता है। लेकिन विदाउट द डिजीज, विदाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, अगर हम डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट कहेंगे उस वक्त क्या होगा वो तो अलग बात है, वो डिसऑर्डर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल पर्सन में ये देखते हैं। अब ये जो मैसेज वापस किस तरीके से जाती है, अगर हम यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज होती है और यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है। हमने बताया कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, यहाँ से सेंसरी नर्व जाते हैं, जो सेंसरी नर्व जो होते हैं वो यहाँ से वापस जाते हैं कहाँ? मेडुला तक जाएंगे, वहां पे इनहिबिटरी सेंटर को वहां पे ये मैसेज सेंड वापस करेंगे। दैट इज इट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल इन केस ऑफ, जो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है वहीं पे जो स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल होता है वहीं पे इसी तरीके से यहाँ पर भी ये होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो हार्ट रेट या हार्ट बीट जो इंक्रीज हुई थी, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हुई थी
और जब इंक्रीज होती है यहाँ पे भी सेंसरी नर्व्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पे भी सेंसरी नर्व्स की वजह से यहाँ पे भी मैसेज जाती है कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर पे, और वहां पे ये मैसेज क्रिएट वहां पे अकॉर्डिंगली वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल क्रिएट होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल फंक्शन करता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन जो होता है हमारा वो है हार्मोनल कंट्रोल। अब जो ये नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो यहाँ पे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एड्रेनालिन, which is released by the adrenal glands। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, वहां पे एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट एड्रेनालिन जो रिलीज करता है दैट इज मेडुला। वो हम स्ट्रक्चर जो हमने वो अपने लेक्चर में देखेंगे, दैट इज हार्मोन जो होते हैं वहां पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां पे हम देखेंगे, वो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एड्रेनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो वहीं पे देखेंगे, ठीक है। और वहां पे एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज नोन एज नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। लेकिन ये जो एड्रेनालिन जो होता है इसका इफेक्ट होता है मोर एज कंपेयर टू नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। और दैट मीन्स दिस हैज मोर इफेक्ट एज कंपेयर टू नॉन एड्रेनालिन, इसका लेस होता है और इसका ज्यादा होता है। इफेक्ट क्या होता है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन, यहां पे एक्टिवेशन होती है या एक्सेलरेशन होती है, acceleration of what, that is acceleration of what, that is heart beat। ड्यू टू दिस एड्रेनालिन यहाँ पे हार्ट बीट ज्यादा होती है, जब एड्रेनालिन रिलीज होता है उस वक्त हार्ट बीट ज्यादा होती है, उस वक्त हार्ट रेट ज्यादा होती है। इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द दैट इज हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ड्यू टू दिस हार्मोन यहाँ पे कौन कौन फैक्टर, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है एंड बीपी भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है, ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का रोल क्या होता है, इसका रोल होता है जनरली हम देखेंगे इट आल्सो इंक्रीजेस हार्ट या सिंपली ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। लेकिन किस तरीके से, ये जो थायरॉक्सिन जो होता है इट इंक्रीजेस द बीएमआर दैट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी तब जाके ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है इट आल्सो गेट्स इंक्रीज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हेन द ऑक्सीजन डिमांड गेट्स इंक्रीज दैट मींस द हार्ट हैज टू पंप मोर ब्लड, दैट मींस द हार्ट हैज टू पंप मोर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, because as you know the oxygenated blood from lungs travel to the heart and the heart pumps the blood to all parts of the body, okay। Now when this oxygen demand gets increased then the heart rate gets increased, that means this thyroxine has a direct effect on the heart rate, this thyroxine has a direct effect on the heartbeat or blood pressure because the BMR gets increased। और जब BMR gets increased, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये होता है जो वैसोडिलेशन होती है, किनकी, जो वैसोडिलेशन होती है ब्लड वेसल्स की, यहाँ पे वैसोडिलेशन होती है, यहाँ प्रेशराइज्ड ब्लड जो होता है वैसोडिलेशन वेसल्स की होती है, तब जाके ब्लड ज्यादा फ्लो होता है, तब जाके जब ब्लड ज्यादा फ्लो होगा उसका मतलब भी है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जब हम वैसोडिलेशन ज्यादा होगी तब जाके हम कहते हैं कार्डियक जो आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट आल्सो गेट्स इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं। एंड दिस वाज सिंपली द टॉपिक अबाउट, दिस वाज सिंपली लेक्चर अबाउट द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। ये इस रेगुलेशन जो हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा उसको एक बार अच्छे तरीके से देखो, 2-3 बार देखो तो तब जाके आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पढ़ना होगा। नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन अल्लाह हाफिज।